बिहार बोर्ड 17/2/25 को होने वाली हिंदी का पेपर का संपूर्ण मैराथन। चलो शुरू करते हैं, हम उत्तर बताते चलेंगे। करेक्ट। श्रम विभाजन, जाति प्रथा, बाबा साहब अम्बेडकर किस भाषा का संपादित अंश है? याद रखिएगा, किस भाषा का संपादित अर्थ है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हम क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे, आप याद करते चलिएगा। उसके बाद कह रहा है श्रम विभाजन श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो याद है कि भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा, कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनाओं के मुख्य कितने प्रेरक रहे हैं? तो कितने प्रेरक रखिएगा? तीन रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्मे थे? तो याद रखिएगा, किस वर्ग के परिवार में जन्मे थे? तो याद रखिएगा, दलित वर्ग में उनका जन्म हुआ था, भीमराव अम्बेडकर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि जातिवाद का पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किस दूसरा रूप माना जाता है? तो याद रखिएगा, किसे जाति प्रथा को माना जाता है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो याद रखिए, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो याद रखिएगा, अस्वाभाविका। ठीक ना। उसके बाद 10 कह रहा है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो याद रखिए, क्या आधार है? तो पैतृक पेशा। क्या है? तो पैतृक पेशा। उसके बाद कह रहा है हमारा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी भाषा के रूपांतरित किया गया था? तो याद रखिए, किनके द्वारा? तो ललाई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा, बी मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। उसके बाद कह रहा है अंडबना का अर्थ क्या होता है? बंडबना का अर्थ क्या होता है? तो उपवास होता है। क्या होता है? तो उपवास होता है। उसके बाद सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा। उसके बाद कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? तो याद है कि भीमराव के जो प्रेरक हैं उनका क्या था? बुद्ध, कबीर, ज्योति, फूले। उसके बाद कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नामक की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? तो कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? तो याद रखिएगा, 21 खंडों में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद कह रहा है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन था वो 1936 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति, तो रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ज्योति फूले थी। उसके बाद कह रहा है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो याद है कि अभी परीक्षा में पूछते हैं किसके? तो बड़ोदरा के नरेश के कहने पर गए थे। कहाँ पर? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। उसके बाद बुद्ध एट्स हिज धम्म की के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। भीमराव अम्बेडकर की रचना है, तो भीमराव की अम्बेडकर की क्या रचना है? तो याद रखिए, द राइट एड ऑफ द हिंदू वीमेन, इनकी रचना है। यह परीक्षा में पूछ सकता है। उसके बाद कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप है? याद है किसके? तो कुशल व्यक्ति का विभाजन। उसके ये देखते हैं 20 के दांत पाठ का। कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया? किसके अनुसार? तो याद रखिए, खोखे के अनुसार। किसके अनुसार? तो खोखे के अनुसार बदल दिया। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में, ऐसे ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते। यह पंथी कहानी किस पात्र से लिया गया? तो याद रखिए, सेन साहब से लिया गया, सेन साहब के पात्र से लिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि 20 का दांत के लेखक कौन है? तो याद रखिए, जो 20 के दांत है नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। उसके बाद 20 के दांत समाज किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो याद रहेगा, सी मध्य वर्गीय मानसिकता को क्या करती है? उजागर करती है। उसके बाद 20 के दांत कैसी कहानी है? तो याद रहेगा, जो 20 का दांत की जो कहानी है वो कैसी कहानी है? तो याद रहेगा,
वैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। उसके बाद कह रहा है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतिरोधक को उजागर करता है? तो याद है मध्य वर्गीय अंतिरोधक को क्या करता है? उजागर करता है। उसके बाद नलिन बिलोचन शर्मा जन्म कौन सी भाषी थी? उनकी जन्मता कौन सी भाषा थी? याद रहेगा डी भोजपुरी थी। उसके बाद कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा जो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। उसके बाद नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा रत्नावती नाम था उनका। क्या नाम था? तो रत्नावती नाम था। उसके बाद कह रहा है कि लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से लिया था? एमए किस विद्यालय से किया था? तो याद है पटना विश्वविद्यालय से किया था। उसके बाद कह रहा है कि लीला बिलोचन की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिए 1961 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। उसका आलोचनाओं में किस शैली को अपनाते हैं? तो याद रखिएगा किसमें? तो आधुनिक शैली में। किसे? तो आधुनिक शैली में अपनाते हैं। उसके बाद आलोचना के अनुसार प्रयोगात्मक वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं में हुई थी? तो याद है किनकी? नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं में हुई थी। उसके बाद कहा कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिए उनके पिता का रामा अवतार शर्मा था। क्या था? तो रामा अवतार शर्मा था। उसका विष के दांत कहानी किस वर्ग के विरोधियों को उजागर करता है? तो याद रखिएगा सी मध्य वर्गीय को क्या करता है? उजागर करता है। उसके बाद सेन साहब की मोटर कार थी। तो सेन साहब की मोटर कार क्या थी? स्टीमर इंड थी। क्या थी? स्ट्रीम इंड थी। उसके बाद सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो याद रखिएगा काली रंग की थी। किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो याद रखिएगा 5 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? तो 5 बेटियां थी सेन साहब की। उसके बाद कह रहा है किससे मोटर की चमक धमक का कोई खतरा नहीं था? तो याद रखिएगा किससे नहीं था? तो याद रखिएगा सेन साहब की पुत्रियों से नहीं था। उसके बाद कह रहा है कि सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। तो एक सेन साहब की पुत्री में से एक कौन थी? तो आरती थी। कौन थी? तो आरती थी। कह रहा है कि दारिश भारत से हम क्या सीखे? पाठ का क्वेश्चन है। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो याद रखिए किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है भारत कहाँ बसता है? तो याद रखिएगा यह भी है, ये भारत गाँव में बसता है। कहाँ पे बसता है? तो भारत गाँव में बसता है। उसके बाद कह रहा है भारत से हम क्या सीखे लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मैक्स मूलर है। कौन है? तो मैक्स मूलर है। उसके बाद मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा जो मैक्स मूलर का जन्म उनका जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर? तो जर्मनी में हुआ था। उसके बाद कह रहा है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो याद है कि जो मैक्स मुलर की मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। कब होता था? 28 अक्टूबर 1900 में मैक्स मुलर की मृत्यु हुई थी। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो याद रखिए किस उपाधि? नाइट की उपाधि के लिए उनको बुलाया था। उसके बाद मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो याद रखिएगा वेदांतियों का भी वेदांती। क्या कहा था? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। उसके बाद कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में उनका जन्म होता। मैक्स मुलर के पिता का ये नहीं पूछता था। आगे चलते मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो याद रखिएगा लैटिन में। किसमें? तो लैटिन भाषा में लिखने लगे थे। उसके बाद कह रहा है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा लीपिंग विश्वविद्यालय में लीपिंग जिंग विश्वविद्यालय में किया था। उसके बाद कह रहा है कि मैक्स मुलर ने ही तो देश का अनुवाद कौन सी भाषा में कराया था? तो याद रखिएगा किस भाषा में? तो फ्रेंच भाषा में कराया था। किस भाषा में? तो फ्रेंच भाषा में कराया था। उसके बाद कह रहा है मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? तो याद रखिए किसे माना? तो वैदिक तत्व ज्ञान को माना। उसके बाद कह रहा है कि आगे चल भारत से हम क्या सीखे? गत पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी भाषा में भाषांतर किसने किया था? तो याद रखिएगा भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। किसने किया था? तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। कह रहे कि विश्व में कौन सा देश जिसे मैक्स मुलर ने सर्व विधि संपदा से परिपूर्ण कहा? था याद रखिएगा भारत को कहा। किसको कहा? तो भारत को कहा। उसके बाद कह रहा है
नीचे मैक्स मुल्ला ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा? तो याद रखिएगा किसे कहा? तो संस्कृत को कहा। ठीक ना, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है कौन सी? संस्कृत। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा संस्कृत है। भारत की सबसे पुरानी भाषा हमारी कौन सी है? तो संस्कृत है। कह रहा है कि भारत में कौन कौन से संप्रदाय की आवश्यकता है? तो याद रखिएगा किसे? तो सर विलियम जोन्स। किसे? तो सर विलियम जोन्स। उसके बाद कह रहा है कि संस्कृत भाषा का साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो याद है कि कितने? तो 3000 साल तक। कितने? तो 3000 साल तक। उसके बाद कह रहा है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे? तो याद है कि किससे? तो मानव विज्ञान से। किसे? तो मानव विज्ञान से है। पार्ट 4 से नाखून के नाखून क्यों बढ़ते हैं? चलिए इस पार्ट से हम लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो याद रखिएगा नाखून के अनुसार मनुष्य के नाखून किससे संबंधित है? नाखून किससे संबंधित है? तो याद रखिए किससे संबंधित है? पार्श्व वृत्त से संबंधित है। उसके बाद कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि अभी भी क्वेश्चन लेते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा जब हजारी प्रसाद त्रिवेदी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1979 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1979 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते, ये किस प्रकार का निबंध है? तो याद रखिएगा किस प्रकार का? ललित निबंध है। कैसा है? तो ललित निबंध है। उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? तो याद रखिएगा कौन सी ललित विधा है? कौन सी ललित निबंध है? कौन सी है? तो ललित निबंध है। उसके बाद कह रहा है, चलिए द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो याद है कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मनुष्य के नाखून की ज़रूरत कब होती है? तो याद रखिए कब होती है? तो एक जंगली जीवन में। कब होती है? तो जंगली जीवन में मनुष्य की नाखून की ज़रूरत होती थी। उसके बाद कह रहा है कि असुरों के पास नहीं थे। तो असुरों के पास क्या थे? तो लोह के अस्त्र नहीं थे। किसके? तो लोह के अस्त्र नहीं थे। याद है कामसूत्र किसकी रचना है? तो याद है कि अभी भी आई है वातस्य योनन का है। किसका? तो वातस्य योनन का है। उसके बाद कह रहा है कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? तो याद है कि अपनी रक्षा के लिए पहले के मनुष्य अपनी नाखून बढ़ाते थे। उसके बाद कह रहा है कि अपने ही अधीन रहना को अंग्रेज में हम क्या क्या कहते हैं? तो याद है कि क्या कहते हैं? तो सेल्फ डिफेंस कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि देवी देवताओं के राजा का वज्र कौन सी मुनि के हड्डियों से बना था? तो याद है किससे बना था? दधीचि मुनि के बना था। किससे बना था? तो दधीचि मुनि से बना था। उसके बाद कह रहा है कि कल्प लता किसकी रचना है? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद त्रिवेदी की है। किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी की है। और उसके बाद कह रहा है कि मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? तो याद है क्या? नेता लोग देते हैं। कौन लोग देते हैं? तो नेता लोग देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि देश की आज़ादी के लिए हमारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध किस शब्दों को उपयोग बताया है? तो याद है किसे? स्वाधीनता का उपयोग बताया। क्या बताया? तो स्वाधीनता का।